तो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। देखिए समझते हैं डिटर्मिनेंट जो है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में। इसका बहुत सारा पोर्शन हम लोग देख चुके हैं। चैप्टर 4 है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और देखते हैं कि डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। इसमें प्रॉपर्टी पढ़ना है और मैक्सिमम पोर्शन 50% इसको हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। तो देखिए समझते हैं डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट कहाँ से बना। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए बी सी डी। देखिए स्टूडेंट, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, तो हम बताए थे जो दो डंडी है ए बी सी डी, ये जो डिटर्मिनेंट का सिंबल है यहाँ पर लग जाता है और ये 2x2 ऑर्डर का बन जाता है डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए जब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ए डी माइनस डायगोनली एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले करते हैं तो ए डी माइनस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। और इसमें ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो सकता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट को 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स को निकालना सीखेंगे। तो इसमें हम लोग का जो हेडिंग हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 का हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का होगा तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो देखिए एक हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 3 - 2 2 3 - 2 1 2 3 -2 1 -3। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा और बोला गया है कि इसको हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट अलोंग सेकेंड रो, बोला गया कि हमें सेकेंड रो के अलोंग इसको इवैल्यूएट करना है। समझिए कि इसका मतलब क्या बोला गया है कि अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट रो को ही ब्रेक करोगे तो ही आएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी रो को आप ब्रेक करके निकाल सकते हैं या किसी कॉलम का यूज करके आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो ये जो आपका डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का है और हमें इसका निकालना है डिटर्मिनेंट सेकेंड रो का यूज करके। तो पहले तो आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। बताए थे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो आपका साइन कन्वेंशन है याद होना चाहिए। तो देखिए सेकेंड रो में जो आपका साइन है, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर दिखेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमें इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है जो ऑर्डर है साइन का। तो सेकेंड रो का हमें यूज करना है। तो सेकेंड रो में साइन देखिए माइनस प्लस माइनस है, तो ध्यान से समझते हैं। तो ये सेकेंड रो के एलिमेंट है तो पहले इसको लेंगे -1, क्योंकि माइनस का है तो -1 लिखेंगे। फिर देखिए ब्रैकेट में 1 देखिए इस रो में है और इस कॉलम में है, इस रो और इस कॉलम में। तो 3 3 जा कितना हो गया 9 -9 और 2 1 जा 2 -2। तो मतलब कि -9 और माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करने पर आया। फिर देखिए माइनस, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर 2 देखिए प्लस के साथ लेंगे तो ये आपका 2 हो गया ब्रैकेट में। 2 को जब लेंगे तो 2 इस रो में आएगा और इस कॉलम में आएगा, 2 रो इस कॉलम में। तो 3 2 जा कितना हो गया 6 -6 और 2 2 जा 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 -6 और ये माइनस फार्मूले में और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया था। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या है माइनस, ये 3 है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। ब्रैकेट में देखिए 3 किस है, इस रो में है और इस कॉलम में है। तो ये रो और इस कॉलम को हटाएंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 -6। तो 2 माइनस -6, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये -1 इंटू -9 + 2 -7। इसको करें तो +2 इंटू -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 इंटू 8। इसको जब करेंगे तो ये 7 - 20 - 24 ओवरऑल ये आ जाएगा -37 आपका आंसर।
तो स्टूडेंट ये आपका सेकेंड रो का यूज करके बोला था तो कर लिए। हाँ, फर्स्ट रो से भी करते तो आपका आंसर आता सेम आता। आप थर्ड कॉलम का यूज कर लीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। तो ये कोई रूल नहीं है कि डिटरमिनेंट को आप हमेशा यहीं से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट रो को ही ब्रेक करके, नहीं, किसी का भी यूज कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। एक नोट हम लोग लिखेंगे, तो ये तो आपको कंसेप्ट आ गया होगा समझ में कि कैसे करना है। नोट भी लिख सकते हैं, फॉर इजियर कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट we expand that rows that row or column which has maximum number of zeros. मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। हाँ, ये नोट को आप लोग याद रखिएगा। अब ये नहीं कि जो मन करो आप उसी से इवाल्युएट कर लो, कर सकते हो, आएगा आंसर सेम। बट एक ये भी नोट याद रखना कि अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो और रो और कॉलम में आप चूज कीजिए कि देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कहाँ दिख रहे हैं। क्योंकि अगर जीरो, मान लीजिए कि फर्स्ट रो में ये जीरो है और ये जीरो है, तब तो डिटर्मिनेंट का डिसीजन यही करेगा, क्योंकि ये तो जीरो ही हो गया। तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग का आंसर जल्दी आता है। सपोज कीजिए कि अगर इस फर्स्ट रो में तीनों ही एलिमेंट जीरो हो जाएँ, तो जब तीनों एलिमेंट ही जीरो हो गए तब तो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर जीरो ही आएगा। अगर मान लीजिए 2 जीरो है और 1 जीरो नहीं है, तो इसको तो मान लीजिए छोड़ देना है, अब बस इसको लिख कर हमें डिसीजन करना है, तो जल्दी आंसर आएगा। इसीलिए उसको हम लोग लिखे हैं। अगर मान लीजिए जीरो नहीं दिख रहा है तब तो आप किसी से कीजिए, समय तो लगना ही है, लेकिन इसमें जल्दी आंसर आता है अगर दिख गया तो। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा कि नहीं इसका कितना यूज है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिए हैं। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट देखिए यहाँ पर दिया गया है x साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, माइनस एक्स है, 1 है, कास थीटा 1x। ये एनसीईआरटी में दिया गया है प्रॉब्लम। बोला गया प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, अब इसको समझते हैं। बोला गया है इसका मतलब क्या कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आएगी तो उसमें थीटा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट बोला है, मतलब थीटा उसमें होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और इसका निकालते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए हम लोग डिटर्मिनेंट को दिखाते हैं डेल्टा से, तो इसका हम लोग डेल्टा निकालते हैं। ये सिंबल है, आप डी से भी दिखा सकते हैं और कि इसका डी कितना आएगा, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको ए भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली यही होता है कि डिटर्मिनेंट को डेल्टा से दिखाते हैं। तो इसका हमें डेल्टा निकालना है, तो आप निकालिए। अब इसमें तो कहीं जीरो है नहीं कि जल्दी कर पाओगे, आप फर्स्ट रो के लांग ही कर लीजिए। तो हम फर्स्ट रो के लांग कर रहे हैं, तो ये प्लस होता है, ये माइनस से प्लस होता है। तो पहले x लोगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, प्लस में होगा x। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे आप, तो ये हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा -1। अब साइन थीटा को आप माइनस के साथ लेते हैं तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा जो है इस कॉलम में आएगा और इस रो में आएगा, ये आपका रो हो जाएगा और ये कॉलम। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, -x साइन थीटा, क्योंकि ये कॉलम और ये रो होगा तो -x साइन थीटा और माइनस कास थीटा।
अब देखिए प्लस माइनस प्लस, अब कास्ट थीटा यहाँ पर है प्लस में होगा। अब ये कास्ट थीटा का ये कॉलम और ये रो हम स्किप करना हटाना है, तो ये देखिए माइनस साइन थीटा हो जाएगा और माइनस एक्स कास्ट थीटा, तो माइनस साइन थीटा और एक माइनस और फिर से माइनस एक्स कास्ट थीटा हो जाएगा। ये हो गया, एक्सपेंड कर लिए इसको हम लोग फर्स्ट रो के एलांग, इसको हम एक्सपेंड कर दिए। कैलकुलेट करें तो देखते हैं कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स क्यू, ये माइनस एक्स देगा। इसका आप मल्टीप्लाई करें कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कास्ट थीटा। यहाँ पर कीजिए, ओपन कीजिए, तो माइनस साइन थीटा कास्ट थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया एक्स, और कास्ट थीटा का जब कास्ट थीटा में करेंगे तो कास्ट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो ये टर्म स्टूडेंट गायब हो जाएगा, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या बचा देखिए, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स क्यू, और क्या इसमें बचेगा माइनस एक्स, फिर से आप ऑब्जर्व कीजिए तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कास स्क्वायर थीटा, दोनों में एक्स कॉमन ले सकते हैं आप, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बचेगा, दोनों से एक्स कॉमन ले लिए और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो माइनस एक्स क्यू, ये माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, तो 1 हट गया तो ये कट गया, तो ये अब क्या आ गया माइनस एक्स क्यू, यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या इसमें कहीं थीटा का टर्म है, इसमें कहीं थीटा का टर्म है ही नहीं है, इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो जो क्वेश्चन में डिमांड थी वो पूरी हो गई, मतलब ये प्रूफ हो गया, यही स्टूडेंट इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें और कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए स्टूडेंट, तब इसमें और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो अब देखिए हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में देखिए हम लोग पहला देखते हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है, स्टेटमेंट देखेंगे बुक में बहुत सब लंबा चौड़ा लिखा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम इंटरचेंज। कहने का मतलब ये है कि अगर रो को आप कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, हम स्टेटमेंट लिखने के बजाय सिंबल में लिख दिए कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में एक तरह से आप ट्रांसपोज ले लिए, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी रिमेन सेम होगी। तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो रिमेन्स अनचेंज होगा। यह आपकी पहली प्रॉपर्टी है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी रिमेन्स अनचेंज, वो चेंज होगी ही नहीं, रिमेन सेम भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो डेल्टा डिटर्मिनेंट है और डेल्टा टी आपस में सेम होगा, मतलब कि डिटर्मिनेंट का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो बोलें कि 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, हम बोले कि इसकी चलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, तो हम लोग ए बार बार लिखते थे, हम लोग की ए लिखने की आदत है, तो आप डेल्टा यूज कीजिए क्योंकि डिटर्मिनेंट के लिए डेल्टा ही सिंबल यूज होता है, बुक्स में देखेंगे तो आदत डालिए। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी तो डेल्टा इक्वल टू होगा ए टू, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 6 4 जा 24, तो यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट तो -8 आएगी। तो ये तो आपका डिटर्मिनेंट है। अब हम क्या कहें कि इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट, और ट्रांसपोज लेने के बाद देखिए क्या होगा, रो जो है चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो 2 4 ऐसे लिख लेते हैं और 6 8 यहाँ से ऐसे आ जाएगा। देखिए 2 4 जो रो है वो कॉलम में आ गया और ये रो भी कॉलम में चेंज हो गया। अब इसका निकालिए डेल्टा ट्रांसपोज, मतलब डिटर्मिनेंट निकालिए ट्रांसपोज करने के बाद, तो 2 8 जा कितना हो गया आपका 16 माइनस 24, ये भी आंसर कितना आ गया -8 आ गया। आप देख सकते हैं कि डेल्टा और डेल्टा टी दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी वैल्यू
ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल ही होती है, कोई चेंज नहीं होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं, इसको आप नोट कीजिए। देखिए ये पहली प्रॉपर्टी है। इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ इंटरचेंज, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स का एनी टू रोज आर कॉलम, जैसे मान लीजिए सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ पर दिया गया है A3 B3 C3। If any two rows or column of a determinants are interchanged to each other, then the value of new determinant is negative of the original determinant। ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है। स्टेटमेंट तो लिख लोगे आप, वो तो बुक्स में दिया है, हम आपको समझा दे रहे हैं, बस आपको फील आना चाहिए। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि कोई भी दो रोज या कॉलम को आप इंटरचेंज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम इंटरचेंज कर रहे हैं यहाँ पर C1 इंटरचेंज C2। आप समझ रहे हैं, एलिमेंट्री आप प्रश्न बताए थे कि C1 को C2 में इंटरचेंज कर दिए, तो यहाँ से जो आपका डेल्टा डैश आएगा, इसको अलग नाम दे दिए डेल्टा डैश। तो यहाँ पर जब इंटरचेंज करोगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा B1 B2 B3, यहाँ पर हो जाएगा A1 A2 A3, और ये हो जाएगा आपका C1 C2 C3। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, बस ये शिफ्ट यहाँ हो गया, ये यहाँ पर चला गया। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो आपका आएगा ये नेगेटिव साइन के साथ बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब कि जब आप कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो ये नेगेटिव के साथ बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। यही इसका स्टूडेंट बोल रहा था, इसका बोलने का मतलब यही है कि कोई भी दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे तो देखिए यहाँ पर हम कॉलम को इंटरचेंज कर दिए तो ये माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। अब इसमें एक बार और ऑपरेशन यूज कर देंगे, इसमें और एक बार रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देंगे तो फिर एक माइनस के साथ बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब है। तो हम बोले कि एक बार इसको और इंटरचेंज कर दीजिए, तो और इंटरचेंज करने से क्या होगा, एक और माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं ऑपरेशन। हम बोले कि आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए, R2 ऊपर चला गया, R1 नीचे आ गया, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान देना है। हाँ, अगर इसमें एक बार और ऑपरेशन यूज कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स इसमें ऑपरेशन यूज करते हैं तो प्लस आएगा, और आड नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन यूज करते हैं तो माइनस आएगा। तो बस यही देखना है कि आप कितनी बार इसको यूज कर रहे हैं। अगर इवन टाइम यूज करेंगे तो प्लस आएगा और आड में माइनस आएगा। तो यही सेकेंड प्रॉपर्टी का मतलब है, इसको आप नोट कीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी यही बोलना चाहता है। इसमें एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट करना है 103 115, यहाँ पर दिया गया है 114 11 108, यहाँ पर दिया गया है ये 106 है, ये 104 है, ये 113 है और ये 116 है। क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट है, इसको हम नोट कर रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिए। ये 113, ये 116 है, यहाँ पर 104 दिया गया है, ये 108 106 115, ये दिया गया 114 103 इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना स्टूडेंट कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो एक बार इसको आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसको जब करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। अगर हम बोले कि आप इसको एक्सपेंड करके कीजिए तो देखिए इतने बड़े नंबर हैं कि आप एक्सपेंड करोगे, प्लस माइनस करोगे, फिर यहाँ करोगे, तब जाकर 0 लाओगे, बहुत अधिक समय लग जाएगा। इसीलिए प्रॉपर्टी जो होती है बहुत काम की चीज़ होती है। प्रॉपर्टी का यूज करो, देखो जल्दी आंसर आएगा। तो आप इसको नोट कीजिए और देखिए कैसे इसको किया जाएगा।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारा कंसेप्ट क्या करने का, हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू डेल्टा आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ आएगी, हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसकी डेल्टा मान लेते हैं वैल्यू। आप कोशिश करेंगे कि अगर ये डेल्टा है तो इसको माइनस डेल्टा लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये डेल्टा हो गया और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव एक दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं कि डेल्टा है, इसको कौन इतना बड़ा लिखेगा, इसको डेल्टा मान लिए। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए नंबर को, ये 103 यहाँ पर है, नंबर इसमें सब वही है, बस डिसऑर्डर में है। ये 103 यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग R1 को R3 से इंटरचेंज कर भी देते हैं तो 103 उधर चला जाएगा, लेकिन 103 पर हमें, अगर मान लीजिए ये यहाँ पर होता, अगर स्टूडेंट ये यहाँ पर होता और जब R1 को R3 से इंटरचेंज कर दे तो 103 वहाँ चला जाता, लेकिन ये तभी यहाँ पर है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम यहाँ पर लाएंगे, पहले कॉलम का इंटरचेंजिंग कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग C1 C3 को आपस में इंटरचेंज कर लिए। तो देखिए यहाँ पर जब इंटरचेंज करेंगे तो पहले तो माइनस साइन आएगा बाहर, और ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 104 11 103 हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, 116 106 114 हो जाएगा। यहाँ पर 113 108 और 115, और ये यहाँ पर चला गया। और प्रूफ क्या करना है, जीरो। ध्यान से देखिए ये माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि हम यहाँ पर पट्टी लगा दिए, ये कॉलम को इंटरचेंज कर दिए C1 C3 को। अब देखिए ध्यान से, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अब इसको हम लोग क्या करें कि R1 को R3 से इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, जब R1 को हम लोग R3 से इंटरचेंज कर देंगे तो इसका फ़ायदा देखिएगा क्या होगा, R1 और R3 को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। जब R1 को हम लोग R3 से इंटरचेंज कर देंगे तो देखिए आपका हो गया डेल्टा प्लस, ये आपका माइनस है, ये आपका और माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये। तो इंटरचेंज इसको कीजिए, तो जैसे आप इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो देखिए ये आपका हो जाएगा 103, ये 114 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर चला गया, और जो R2 है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, 106 108, और ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा 104 हो जाएगा, 116 और यहाँ पर 113 हो जाएगा। इक्वल टू प्रूफ करना है जीरो। ध्यान से समझिएगा। बट अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस आ गया। बट अभी देखिए क्या ये चीज़ दिख गया, ये डेल्टा है, देखिए 103 11 104 दिख रहा है। अब देखिए अंतर क्या है कि यहाँ पर 115 108 113 है, तो ये चीज़ को यहाँ पर करिए, इसको यहाँ पर करिए, देखिए वो सब दिख जाएगा पहले वाला जिसको डेल्टा माने थे, देखिए ये सब दिख गया। बस इसको यहाँ पर कर दीजिए, तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो देखिए C2 C3 में इंटरचेंजिंग कर दिए, तो यहाँ पर हम C2 इंटरचेंज C3 लगा देते हैं, जिससे कि जो एक्चुअल लेकर चलते वो दिख जाएगा। जब ऑपरेशन देखिए भी 2 टाइम्स यूज किए, अब तीसरा बार यूज करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो फिर से माइनस आ गया। लगाइए, इंटरचेंज कीजिए, तो देखिए क्या होता है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये 103 हो गया, ये 111 और ये 104 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 115 हो गया, ये 108 और 113 हो गया, और इसको हम इंटरचेंज कर ही दिए, तो ये 114 106 और 116 हो गया। ध्यान से देखिए प्रूफ क्या करना है, जीरो। अब इस पूरे को क्या माने थे, डेल्टा माने थे स्टूडेंट, इसी को तो डेल्टा माने थे हम लोग। तो यहाँ पर आपका ध्यान से देखें तो क्या हो गया, डेल्टा प्लस माइनस माइनस, और उसको भी डेल्टा तो लिख ही सकते हैं, ये डेल्टा तो आ ही गया। इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, जीरो, तो ये कट ही गया, जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो हमें इस प्रॉपर्टी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपको सही से यूज करना आ रहा है तो विदाउट एक्सपेंडिंग किए, एक्सपेंड करके कीजिए, देखिए बहुत लंबा समय लगेगा। इतना मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड है कि आप करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ, इससे भी समय लगेगा, लेकिन बहुत कम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम लगेगा। आपको थोड़ा सा होगा कि नहीं इतना इंटरचेंज करना पड़ रहा है, लेकिन इस सब अनुभव जब करोगे, जब ऑब्जर्वेशन सही से कर पाओगे तो एकदम आपको मिल जाएगा आइडिया कि नहीं में कैसे करना है। तो ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। और भी इसमें प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो अच्छे से आप इसको कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।